गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पिछले 3 दिनों के दौरान अलग अलग राज्यों में हुए भयानक सड़क हादसों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद हम सड़क हादसों को रोक पाने में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अगर लाखों लोग हर साल सिर्फ सड़क हादसों में ही जान खो बैठें तो यह चिंता और शर्म की बात है। मंगलवार सुबह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बस के नहर में गिर जाने से 45 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक ट्रक पलट जाने से 15 मजदूर मारे गए थे। इससे एक दिन पहले आंध्र प्रदेश में एक निजी बस पलट जाने से 14 जायरीनों ने दम तोड़ दिया था। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में दहला देने वाले सड़क हादसे देखने को मिले। ये हादसे कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हमारी लापरवाही का प्रमाण है। हैरानी की बात तो यह कि आए दिन हो रहे जानलेवा हादसों के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुल रहीं। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकारें भले कितने दावे क्यों ना करती रहें और सड़क सुरक्षा अभियान चलाती रहें, लेकिन बढ़ते हादसे व्यवस्था के नकारेपन और संवेदनहीनता को बताने के लिए काफ़ी हैं। सीधी जिले में जो हादसा हुआ वह सरकारी तंत्र की खामियों को उजागर करने के लिए काफ़ी है। शुरुआती छानबीन में पता चला कि इस बस की क्षमता 35 लोगों की थी, जबकि इसमें 60 से ज़्यादा लोग सवार थे। किराए के लोभ में चालक और परिचालक ने सवारियां भरते वक्त खतरे के बारे में इसलिए नहीं सोचा होगा क्योंकि अब तक तो सब इसी तरह चलता आ रहा था। जाहिर है वाहनों के परिचालन की निगरानी करने वाले तंत्र ने एकदम आंखें बंद कर रखी हैं और कहीं भी इस बात की जांच नहीं हो रही कि वाहन में क्षमता से ज़्यादा सवारियां हैं। वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र व अन्य जरूरी कागजात हैं या नहीं, सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह कोई छिपी बात नहीं है कि देश के सभी राज्यों में परिवहन विभाग से लेकर यातायात पुलिस में फैला भ्रष्टाचार और लापरवाही सड़क हादसों का बड़ा कारण है। यह भी पता चला है कि जो बस नहर में गिरी उसे कबाड़ की श्रेणी में डाला जा चुका था। सवाल है कि अगर बस कबाड़ हो चुकी थी तो फिर कैसे इसे संचालन की अनुमति मिल गई और कैसे यातायात पुलिस ने इसे लंबे समय तक चलने दिया, यह जांच का विषय है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है कि दुनिया के कुल वाहनों का सिर्फ 1% ही भारत में है, जबकि सड़क हादसों में 11% लोग यहाँ मारे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सड़क सुरक्षा को लेकर हमारी स्थिति कितनी दयनीय है और सरकारों की नज़र में लोगों की जान कितनी सस्ती है। हादसों के बाद मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देकर हाथ
झाड़ लेने से ज़्यादा कुछ होता नहीं दिखता। इसमें कोई संदेह नहीं कि सड़क हादसों के लिए लोग भी बराबर से जिम्मेदार होते हैं, लेकिन परिवहन विभाग, यातायात पुलिस जैसे महकमे अगर ईमानदारी से अपना काम करें तो ऐसे हादसों को रोक पाना कोई असंभव काम नहीं है। अगर किसी बड़े हादसे के बाद उसके कारणों व बचाव के उपायों पर गंभीरता से काम हो और हादसों के लिए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तो यह दूसरों के लिए सबक तो बनेगा ही, साथ ही हादसों में भी कमी आएगी। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो सत्ताधारी दलों को आम लोगों की समस्याएं कुछ अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, या यूं कहें कि तभी उन्हें उन समस्याओं का समाधान सूझता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ताधारी तृणमूल में टूट फूट भी शुरू हो गई है। उधर भाजपा ने आक्रामक ढंग से ममता बनर्जी सरकार की नाकामियां गिनानी शुरू कर दी हैं। स्वाभाविक ही तृणमूल में खलबली है। ऐसे में ममता बनर्जी को गरीबों के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने का सूझा है। दीदी ने मायर रान्ना यानी माँ की रसोई नाम से यह योजना शुरू कर दी है। स्वाभाविक ही इस योजना को लेकर उन पर अंगुलियां उठनी शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी आचार संहिता लागू नहीं है, इसलिए इस योजना को चुनौती नहीं दी जा सकती, मगर इसके पीछे की सियासत को समझना मुश्किल नहीं है। यूं निम्न आय वर्ग और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना सरकारों की जिम्मेदारी है, इसलिए इसमें कोई बुराई भी नहीं। ऐसी योजनाएं अनेक राज्यों में चल रही हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार और तमिलनाडु में जयललिता ने भी शुरू की थी। कुछ राज्यों में 2 रुपए किलो चावल देने की योजना है, मगर ऐसी योजनाएं जब ऐन चुनाव के समय शुरू की जाती हैं तो उन पर सवाल उठते ही हैं। इस योजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हालांकि यह अपने आप में कोई नई पहल नहीं है। चुनाव के वक्त किसानों की बिजली का बिल और दूसरे कर्ज माफ करने, स्कूली बच्चों को बस्ते और साइकिल आदि मुफ्त देने, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषाहार उपलब्ध कराने, बड़े शहरों की अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों को नियमित करने आदि जैसे फैसले सरकारें करती रही हैं। मगर जब भी इस तरह कर्ज माफी, मुफ्त या मामूली कीमत पर अन्न या भोजन उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं तो उन पर कई कारणों से सवाल उठने वाजिब जान पड़ते हैं। सरकारें इस तरह लोगों को तात्कालिक राहत तो जरूर पहुंचा देती हैं, पर मूल समस्या के समाधान का जस का तस बना रहता है। भोजन जरूर आवश्यक चीज है और किसी भी नागरिक को भूख से न मरने देना आखिरकार सरकारों का दायित्व है, पर मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना लोगों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। अगर लोगों को काम के अवसर उपलब्ध हों तो उन्हें
इस तरह मुफ्त या मामूली पैसे देकर भोजन करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बंगाल में गरीबी का स्तर चिंताजनक है। एक समय में वहाँ कल कारखाने बहुत हुआ करते थे जिनमें लोगों को काम मिल जाया करता था, मगर अब वे धीरे धीरे उजड़ते गए हैं। स्टॉप।